एसी जनरेटर, इसे एसी डायनेमो भी कहते हैं। हम एसी जनरेटर से हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेंगे। एसी जनरेटर हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। वही सेम प्रोसेस होगा। हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाएंगे, वहाँ से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट आएगा, उसी इंड्यूस करंट को हम यूज़ करेंगे। एसी जनरेटर को हम एसी डायनेमो भी कह देते हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट वही है जो हमने फैराडे लॉ में पढ़ा है। इसको टर्म बाय टर्म देखते हैं। अभी देखिए, ये मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, डायग्राम 1, डायग्राम 2। इसमें भी वही कंसेप्ट है कि करंट आपका तब तक ही प्रोड्यूस होगा जब तक कोई फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, आपका जो इंड्यूस करंट है, ईएमएफ है, वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। दीज आर टू डायग्राम, डायग्राम 1 एंड 2। हमारे पास ए बी सी डी एक आर्मेचर कॉइल होती है। आर्मेचर कॉइल किसी सॉफ्ट आयरन की मेटेलिक प्लेट लेके या सिलेंडर लेके उसके ऊपर हम वायर को ऐसे, कॉपर की वायर को ऐसे राउंड 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 शेप में उसको वाउंड कर देंगे। अकेली कॉपर वायर नहीं लेनी हमें। लाइक अगर ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर हम ऐसे नंबर ऑफ टर्न से कॉपर वायर को ऐसे अटैच कर देंगे, तो उससे जो कॉइल बनेगी उसे आर्मेचर कॉइल कहते हैं। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला, दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो एक ही वायर ली है ऐसे करके, ए बी सी डी, जिसे हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। एनएस यहाँ पे मैग्नेट है, N2S, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ये। इस फील्ड के अंदर हमने इस कॉइल को 90 डिग्री पे रखा है। लाइक अगर फील्ड ऐसे जा रही है तो हमने कॉइल को ऐसे रखा है 90 डिग्री पे। ये जो आर्मेचर कॉइल है ये दो रिंग से ज्वाइन है। एक रिंग ये होगी R1, एक ये रिंग होगी R2। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों अटैच है, दोनों को अटैच किया हुआ है। तो R1 R2 को हम बोलते हैं स्लिप रिंग। ये भी मेटल की बनी होती है। ये जो रिंग है आगे B1 और B2 के साथ अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रश। मेनली कार्बन ब्रश होते हैं जी। तो ये जो कॉइल है यहाँ पे जो फिक्स है, वेल्डिंग की हुई है, ये जो हमारी रिंग है, ये स्लिप रिंग क्यों बोलते हैं इसको, ये रोटेट करती रहती है ऐसे। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी उसके साथ ये स्लिप रिंग भी रोटेट करेगी, और इसका यहाँ पे टच रहता है। B2 और R2 जस्ट टच है, स्लिप करती रहती है उसको, इसीलिए इसको स्लिप रिंग कहा जाता है। तो दीज आर द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप ये लिखोगे, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So whenever the flux change with the coil, induced EMF is produced। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं, ये वर्क कैसे करता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करेंगे कि ये जो ए बी पार्ट है ये फ्रंट पे है, सी डी पार्ट बैक में है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो ये कॉइल ऐसे है, तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट ए बी दिख रहा है, बैक साइड मतलब ये वाला पार्ट सी है, ये डी है, तो ए बी सी डी। तो दिस इज योर फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखेंगे, मैक्सिमम फील्ड इसके साथ टच करेगी और इसको हम रोटेट करवाएंगे, इस कॉइल को रोटेट करेंगे, मैकेनिकली रोटेट करेंगे पहले हाथ से। जनरेटर में कुछ टर्म्स होती है, कई बार आजकल सर्किट भी लगे होते हैं कि कॉइल को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप घुमाओगे नहीं फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो जब हमने इसको रोटेट कराया, ए बी फ्रंट पे है, सी डी बैक में है, तो करंट जा रहा है ए टू बी, देन बैक साइड में जा रहा है सी टू डी, और ये करंट ऐसे आगे अटैच है R2 रिंग के साथ, यानी करंट ऐसे आया,
इस रिंग के थ्रू ब्रश में गया, ब्रश से लास्ट हमने इसको यूज कर लिया रेजिस्टेंस में, फिर इस रिंग के थ्रू ऐसा गया। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब जब कॉइल रोटेट करेगी, है ना, सपोज दिस इज योर कॉइल, तो ये वाला पार्ट मैंने बोला है ए बी सी डी। जब कॉइल रोटेट करेगी तो अब ए बी पार्ट इधर चला गया, सी डी पार्ट इस साइड आ गया, यानी बैक वाला पोर्शन फ्रंट पे आ गया। अब हम यहां चलते हैं कि ए टू बी वाला पार्ट कहां चला गया, बैक साइड। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, करंट वही जा रहा है सी टू डी और इधर जा रहा था ए टू बी, यानी इस जो भी साइड हमारी फ्रंट पे है उसका करंट नीचे से ऊपर जाएगा। अब फ्रंट पे आ गया सी डी, तो करंट नीचे से ऊपर क्या जाएगा, डी टू सी, और इधर जाएगा बी टू ए। ये ए पार्ट है, तो ये बी टू ए पार्ट रिंग R1 से अटैच है, तो करंट जो है B1 से ऐसे होता हुआ फिर B2 में गया, देन D2C गया। तो देखिए पहले करंट जा रहा था B2A इस रेजिस्टेंस में, अब करंट जा रहा है B1 से B2, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी कि AC डायनेमो या AC जनरेटर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आपकी कॉइल रोटेट करेगी वैसे वैसे पहले ये एक साइड होगा, देन दूसरी साइड चला जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखिए इसको मैं अभी ग्राफिकल फॉर्म में समझाता हूं कि कैसे कॉइल के रोटेट होने से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा। तो दिस इज द फुल स्ट्रक्चर व्हेन कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। तो उस स्ट्रक्चर को हम धीरे धीरे देखेंगे, एक एक स्टेप में देखेंगे कि कैसे उसकी रोटेशन से इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फर्स्ट केस में देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एंगल के बीच ये एंगल एरिया है। कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगल है 0 डिग्री इस जगह पे, तो जो ईएमएफ होगी वो होगी 0। जब ईएमएफ यहां पे 0 है, ये मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, देन ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट की, जब इस पोजीशन पे आई यानी ए बी यहां आ गया 90 डिग्री पे, जो कि T/4 टाइम पे होगा। अगर फुल वेव बनती है T टाइम में, तो T/4 में हमने कॉइल को 90 डिग्री रोटेट किया तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी। फिर 90 डिग्री रोटेट किया हाफ टाइम में, कॉइल की डायरेक्शन रोटेट होगी तो ये 180 डिग्री पे ईएमएफ फिर 0 देगा। 3T/4 में कॉइल इनिशियल पोजीशन से 270 डिग्री रोटेट की तो ईएमएफ नेगेटिव आ गई। देन टी टाइम में ईएमएफ फिर 90 डिग्री रोटेट की तो ये 360 डिग्री पे फिर से 0 दे रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज ये जो कॉइल है वो ऐसे है, सिर्फ एक पार्ट याद रखना, दिस इज ए बी, ए टू बी। 90 डिग्री रोटेट जब इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी सामने की तरफ आ गया, वो ये वाली कंडीशन है। ए बी यहां आ गया, अब फिर 90 डिग्री इसको रोटेट करवाएंगे तो ए बी यहां आ गया, फिर 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे तो ए बी यहां चला गया, देन रोटेट कराएंगे ए बी फिर यहां पे आ गया। यानी आपको कॉइल को 5 टाइम 90 डिग्री पे रोटेट कराना है। उस 90 डिग्री पे जो पिक्चर बनेगी ईएमएफ की वो कुछ इस टाइप की बनेगी, यानी पहले 0, देन मैक्सिमम, देन 0, देन नेगेटिव, देन 0। T=0 पे 0, T/4 पे मैक्सिमम, T/2 में 0, फिर नेगेटिव, देन फिर से 0। तो इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। एवरी क्वार्टर ऑफ टाइम में ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे, पहले इसको लिख लो आप लोग।
हम इसी ग्राफ को, ये जो नीचे ग्राफ बना हुआ है, इसको मैथमेटिकली ड्रॉ करेंगे अभी। ये तो मैंने आपको ये बताया है कि जब कॉइल रोटेट करेगी किस किस पोजीशन पे कौन कौन सा पार्ट बनेगा। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। देखिए, वी नो जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ए नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ जो होगा वो होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि माइनस बी ए एन साइन ओमेगा टी। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, देन ओमेगा टी का डेरिवेटिव करोगे तो ओमेगा। सो फाइनल वैल्यू इज माइनस बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप इसको ई नॉट भी लिख सकते हो। सो माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फ्लक्स है। क्योंकि नेगेटिव पहले भी था, साइन कॉस का डेरिवेटिव करने पे भी नेगेटिव आ गया था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जो साइन का डेरिवेटिव होता है, सपोज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जो होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है, वो साइन ओमेगा टी होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम फाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट करें, इधर हम लेंगे टाइम, इधर लेते हैं फाई। तो देखो, क्योंकि ये कॉस वेव है, कॉस वेव ऐसे ग्राफ प्लॉट करती है, ये 0 टाइम पे, ये t/4 टाइम पे, ये t/2 टाइम पे, ये 3t/4 टाइम पे, और ये लास्ट जो आ गया आपका t टाइम है। यानी फुल साइकिल के अंदर जो हमारा टाइम बनेगा, जो टाइम फ्लक्स का ग्राफ बनेगा टाइम के साथ, वो ये बनेगा। इट्स लाइक ए कॉस वेव। अब इसको हम ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी इस तरफ ईएमएफ, इधर टाइम। तो ईएमएफ साइन वेव है, तो ऐसे बनेगी, यानी 0, ये t/2, सॉरी t/4, t/2, दिस इज 3t/4 और दिस इज t। ये एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने इससे पहले जो ग्राफ प्लॉट किया था, जो 5 डायग्राम बनाए थे, एग्जैक्टली सेम है। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव होगी। तो कॉइल के रोटेट करने से एवरी क्वार्टर ऑफ टाइम जो ईएमएफ है वो ऐसे ही चेंज होगी। देखिए इसको, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। एसी की टाइप्स भी होती हैं। एसी मल्टी फेज में आता है, जैसे 2 फेज एसी जनरेटर, 3 फेज एसी जनरेटर, या पॉलीफेज एसी जनरेटर। 2 फेज, 3 फेज, पॉलीफेज एसी जनरेटर। अब 2 फेज जो एसी जनरेटर होता है वो कौन सा होता है? 2 फेज एसी जनरेटर उसे कहते हैं जिसमें 2 आर्मेचर कॉइल है, तो उनकी सेपरेट सेपरेट स्लिप रिंग है, ब्रश है, दोनों कॉइल 90 डिग्री पे है, तो इसीलिए इसे 2 फेज बोला जाता है। ऐसी 3 फेज में 3 कॉइल है, तीनों के बीच एंगल 60 डिग्री है, तीनों की अपनी अपनी स्लिप रिंग है, तीनों का अपना अपना ब्रशेज है। एंड पॉलीफेज के अंदर देयर आर मल्टी कॉइल्स, उनमें अलग अलग एंगल होगा, तो अलग अलग वे में वो अपना स्लिप रिंग और ब्रश बनाएंगे। तो सिर्फ कॉइल के ज्यादा होने से ये 2 फेज 3 फेज पॉलीफेज हो जाता है।
जितने भी जनरेटर इंडिया के अंदर बने हुए हैं, चाहे वो पोर्टेबल जनरेटर हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, थर्मल पावर स्टेशन हो, सबके अंदर सेम फेनामिना, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होती है। चाहे आप कोई छोटा जनरेटर ले लो, चाहे आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन ले लो। इंडिया के अंदर 2 फेज 3 फेज ये वाले जनरेटर यूज होते हैं। इनके इकोनॉमिकल फायदे हैं, एक तो ये सस्ता है, इनकी आउटपुट ज़्यादा है और ये ज़्यादा रिलायबल भी है। आउटपुट कांस्टेंट भी होती है इनकी। अब एसी जनरेटर के अंदर एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी, ये एक्चुअली रेशियो होता है वर्चुअल वैल्यू, जिसे हम आरएमएस भी कहते हैं, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का। ये एसी वाले चैप्टर में हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ी हुई है। जो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 इज कॉल्ड आरएमएस, और एसी की जो मीन वैल्यू होती है, दिस इज मीन वैल्यू, वो होती है 2 पाई 2 आई नॉट डिवाइड बाय पाई। सो आई नॉट इज कैंसल्ड विद आई, ये आ गया पाई अपॉन 2√2। दिस इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी। एसी की आरएमएस वैल्यू को अगर मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो उसकी फॉर्म फैक्टर वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसी जनरेटर। लिख लो बच्चों।